जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यह सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत ही लाभदायक हैं जिसमें लिखित परीक्षा होने वाली है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपके सिलेबस में क्या टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है और किस टॉपिक से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं यह हमें कमेंट में बताएं, और आपका जब भी एग्ज़ाम हो उसका क्वेश्चन पेपर आप जो हो वह तुरंत दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या फिर टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे उसका भी सॉल्यूशन कराया जा सके। अभी आपका जो एग्ज़ाम है वह बिल्कुल नज़दीक आ गया है। जिसने पढ़ा है, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, दोनों को तैयारी करने का सबसे ईजीएस्ट फॉर्म क्या है? रिवीजन। रिवीजन कैसे करेंगे? एक स्मार्ट तरीके से। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन कराया जा रहा है ये आपको अच्छे से समझ लेना है, और इसका जो प्रिंट फॉर्म में आपका PDF नोट्स है वह भी टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना है, आपको पता चलेगा कि कैसे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। और लगभग सभी प्रीवियस ईयर 3-4 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको मिला के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाई जाएगी, उसको देख लेना है। बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहें तो मात्र लास्ट समय में एग्ज़ाम के पहले ये दोनों काम अवश्य कर लें, और आपका लगभग प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाएगा। बाकी नोट्स जो आप बनाए हों उसको रिवीजन करते रहें। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ये देखिए, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, UK, USA, स्विट्जरलैंड एंड चाइना, 4 देशों का कंपैरिजन करके हमें पढ़ना था। ये हमारे जो है सिलेबस में लगा हुआ था। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? पहला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित कीजिए। डिफाइन कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स। सबसे पहले आपको पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिखा दिया जा रहा है कैसे प्रश्न आते हैं। कुछ लोग का जो है कमेंट रहता है कि सर मेरे जो कॉलेज है, मेरी जो यूनिवर्सिटी है उसमें पैटर्न अलग है। तो आपको समझना चाहिए आपका सिलेबस सेम है, तो आप प्रश्नों पर ध्यान दीजिए, पैटर्न पर नहीं। प्रश्न आप अच्छे से समझ लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है, उदारवादी लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय लिबरल डेमोक्रेसी? थर्ड क्वेश्चन है आपका, समाजवादी राज्य का अर्थ बताइए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट स्टेट। चौथा प्रश्न है, वी उपनिवेशीकरण को समझाइए। एक्सप्लेन डीकोलोनाइजेशन। ब्रिटिश संविधान की 2 विशेषताएं लिखिए। राइट 2 फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, USA के संघ की विधायिका तथा विधायिका के दोनों सदनों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द USA एंड बोथ द हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर। चीन के साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई? व्हेन वॉज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इस्टेब्लिश्ड? ये सभी प्रश्न आप ध्यान से देख लीजिए, इसके सोल्यूशन अभी आपको बताए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, बहुल कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? 9वां प्रश्न आपका है, एक देश दो व्यवस्था का अर्थ समझाइए। यह किस देश से संबंधित है यह भी बताइए। 10वां प्रश्न है आपका, माओवाद पर टिप्पणी कीजिए। ये सभी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए, अति लघु उत्तरीय। अब ये है आपके लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय में पहला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता का विवेचना कीजिए। दूसरा है, क्या उदारवादी लोकतंत्र के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आवश्यक है? जो उदारवादी लोकतंत्र होता है क्या उसके लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का होना आवश्यक है? अपना मत तर्क सहित दीजिए, ये प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, समाजवाद का अर्थ एवं विशेषताएं बताइए। 5वां प्रश्न है, विकासशील देशों में राज्य की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 6ठा प्रश्न है, ब्रिटिश संसद की शक्तियां भूमिका की विवेचना कीजिए। 7वां प्रश्न है, USA के संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 8वां प्रश्न, चीन की राजनीतिक व्यवस्था पर कन्फ्यूशियसवाद के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। 9वां प्रश्न आपका है, स्विट्जरलैंड के प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 10वां प्रश्न है आपका, इसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन सी दीर्घ उत्तरी, जिसमें 10वां प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरी का पहला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति के प्रकृति एवं क्षेत्र की विस्तृत विवेचना कीजिए। 11वां प्रश्न, ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद के महत्व एवं भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
और 12वां प्रश्न आपका है यूएसए की न्यायपालिका की शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। 10वां प्रश्न है चीन की राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं पर विचार कीजिए। ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है जो कि हमने आपको बताया कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए अति लघुत्तरी के पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। सभी प्रश्नों का हम जो है हल देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। बस आप ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए और आपको जो नोट्स दिए जाएंगे उससे रिवीजन कर लीजिएगा। बिल्कुल बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। पहला प्रश्न आपका क्या था, तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित कीजिए। तो तुलनात्मक राजनीति क्या होती है? तुलनात्मक राजनीति एक अध्ययन क्षेत्र है जिसमें विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों की तुलना की जाती है। अर्थात अलग अलग जो देश हैं उनकी राजनीतिक प्रणाली जो है, उनकी जो है व्यवस्था जो है, उनकी संविधान जो है, उनकी तुलना करके हम अध्ययन करते हैं और अपने देश में या उनके देश में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उसको देखकर अपनाने का प्रयास करते हैं। विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों की विशेषताओं को समझना इसका उद्देश्य है। राजनीतिक प्रणालियों की तुलना करना इसका उद्देश्य है। राजनीतिक प्रणालियों के बीच समानताओं और अंतरों को पहचानना भी इसका उद्देश्य है। राजनीतिक प्रणालियों के विकास को समझना जो है राजनीतिक प्रणाली तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य माना जाता है। दूसरा प्रश्न आपका क्या था, उदारवादी लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? उदारवादी जो लोकतंत्र है वह ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। अर्थात जो नागरिक के अधिकार होते हैं उनकी रक्षा की जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया जाता है। अर्थात हर एक व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। बहुदलीय प्रणाली इसमें होती है। निष्पक्ष चुनाव यहाँ हमें देखने को मिलता है। कहाँ पर? उदारवादी लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और मीडिया को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ये सभी उदारवादी लोकतंत्र के जो हैं अंतर्गत आती हैं चीज़ें। उदारवादी लोकतंत्र में सरकार की शक्ति जो है सीमित होती है और नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण जो है इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न आपका था समाजवादी राज्य का अर्थ बताइए। समाजवादी राज्य एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें समाज के संसाधनों का सामूहिक स्वामित्व, आर्थिक और सामाजिक समानता, सरकार की भूमिका आर्थिक और सामाजिक मामलों में, निजी संपत्ति का इसमें अभाव होता है। समाजवादी नीतियों का इसमें क्रियान्वयन जो है वह किया जाता है। समाजवादी राज्य में सरकार की भूमिका आर्थिक और सामाजिक मामलों में एक प्रकार से महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न क्या है, विउपनिवेशीकरण को समझाइए। विउपनिवेशीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्राप्त होती है और वे अपने शासक देशों से मुक्त हो जाते हैं। विउपनिवेशीकरण के कारण कौन कौन से हैं? राष्ट्रवाद का उदय, स्वतंत्रता आंदोलन, उपनिवेशवाद की आलोचना और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। विउपनिवेशीकरण का मतलब आप समझ गए होंगे कि जैसे कोई भी देश है, जैसे कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई हुई थी यहाँ पर जब अपना उपनिवेश करने ही आई हुई थी, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप करके अपना स्वामित्व जो है जमा लेती है और उपनिवेश इसको बना लेती है। और वही उपनिवेश जब हट गया, अर्थात हमें जब स्वतंत्रता मिल गई, वही उपनिवेशीकरण हमारा कहलाया। अर्थात उपनिवेश जो था उससे हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। शासक देश जो था ब्रिटिश, उससे हम क्या हो गए? मुक्त हो गए, आज़ाद हो गए। इसके कारण क्या क्या थे? राष्ट्रवाद का उदय हो गया, लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना आ गई, स्वतंत्रता आंदोलन विभिन्न किए गए, वो उपनिवेशवाद की आलोचना की गई और अंतर्राष्ट्रीय दबाव देखने को मिला। उपनिवेशीकरण के परिणाम क्या क्या देखने को मिले? सबसे पहला नए देशों का उदय होता है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी समय विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग देश भी आज़ाद हुए थे। स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता देखने को मिलती है। आर्थिक और सामाजिक विकास होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ब्रिटिश संविधान की 2 विशेषताएं लिखी हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है ब्रिटिश संविधान की? यह अलिखित है, अर्थात इसे कहीं लिखा नहीं गया है, किसी दस्तावेज में इसे संग्रहित नहीं किया गया है, बल्कि यह विभिन्न कानूनों, परंपराओं और अदालती निर्णयों से बना हुआ है। दूसरी क्या विशेषता है? संसदीय प्रभुत्व। ब्रिटिश संसद को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है और यह सरकार के कार्यों पर जो है नियंत्रण रखती है और कानून यह बनाती है। छठा प्रश्न है यूएसए के संघ की विधायिका तथा विधायिका के दोनों सदनों के नाम लिखिए। यूएसए के संघ की विधायिका को क्या कहते हैं? हम कांग्रेस कहा जाता है, जो 2 सदनों से बनी है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सीनेट। जो संघ की विधायिका है यूएसए की, उसे हम क्या कहते हैं? कांग्रेस। और यह कांग्रेस जो है 2 सदनों से मिलकर बनी हुई है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। जैसे कि यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा है, उसी प्रकार। अगला हमारा प्रश्न है
सातवां प्रश्न है, चीन के साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? चीन के साम्यवादी दल जो कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है CCP, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1921 को शंघाई में हुई थी। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न, बहुल कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? बहुल कार्यपालिका से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था जहां सरकार की कार्यपालिका शक्ति एक से अधिक व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच विभाजित होती है। यह व्यवस्था एकल कार्यपालिका के विपरीत है, जहां एक व्यक्ति या संस्था के पास सरकार की सभी कार्यपालिका शक्तियां जो हैं वह होती हैं। नौवां प्रश्न है, एक देश दो व्यवस्था का अर्थ बताइए और यह किस देश से संबंधित है? एक देश दो व्यवस्था का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था जहां एक ही देश में दो अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं। यह व्यवस्था आमतौर पर उन देशों में पाई जाती है जहां दो या दो से अधिक अलग अलग क्षेत्र होते हैं और जिनकी अपनी अलग अलग आवश्यकताएं और समस्याएं होती हैं। हांगकांग और मकाऊ में यह व्यवस्था लागू है, जो चीन के अधीन है लेकिन अपनी अपनी अलग प्रशासनिक व्यवस्थाएं वह रखते हैं। अर्थात एक ही देश में कोई दो अलग अलग क्षेत्र जो अपनी जो है अलग अलग उनकी समस्याएं और आवश्यकताएं हैं और उनके अनुसार उनका पालन जो है किया जाता है, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था जो है बनाई जाती है। यह एक देश दो व्यवस्था का एग्जाम्पल है, जो कि हांगकांग और मकाऊ जो कि चीन में ही हैं, यह व्यवस्था लागू है। अगला प्रश्न हमारा है, माओवाद पर टिप्पणी कीजिए। माओवाद एक राजनीतिक और सामाजिक दर्शन है जो चीनी क्रांति के नेता माओ जेडोंग द्वारा विकसित किया गया है। यह दर्शन मार्क्सवाद लेनिनवाद के सिद्धांतों पर आधारित है और इसका उद्देश्य समाजवादी और कम्युनिस्ट व्यवस्था की स्थापना करना है। माओवाद की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहला है वर्ग संघर्ष। माओवाद जो है वर्ग संघर्ष को समाज में परिवर्तन का मुख्य साधन मानता है। क्रांति, माओवाद क्रांति को समाजवादी और कम्युनिस्ट व्यवस्था की स्थापना के लिए आवश्यक मानता है। आमूल चूल परिवर्तन, माओवाद जो है समाज में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर देता है। जनता की भागीदारी, माओवाद जनता की भागीदारी को समाजवादी और कम्युनिस्ट व्यवस्था की स्थापना में जो है आवश्यक मानता है। दूसरा प्रश्न हमारा है, तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता। तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता की बात करें तो सबसे पहली उपयोगिता है विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों की तुलना करना, राजनीतिक प्रणालियों की विशेषताओं को समझना, राजनीतिक प्रणालियों के बीच समानताओं और अंतरों को पहचानना, राजनीतिक प्रणालियों के विकास को समझना, राजनीतिक निर्णय लेने में मदद करना, राजनीतिक शिक्षा में जो है उपयोगी होना। तीसरा प्रश्न, क्या उदारवादी लोकतंत्र के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आवश्यक है? अपना मत जो है तर्क सहित दीजिए। उदारवादी लोकतंत्र के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि उदारवादी लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करना, जो कि पूंजीवाद में नहीं देखने को मिलता है। लोग जो है पूंजी बनाने के लिए, धन अधिक से अधिक कमाने के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कार्य करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन इसमें होता है। बहुदलीय प्रणाली होती है, निष्पक्ष चुनाव देखने को मिलता है, स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया की स्वतंत्रता जो है वह उदारवादी लोकतंत्र में देखने को मिलता है। इन विशेषताओं को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अलावा अन्य अर्थव्यवस्थाओं में भी लागू किया जा सकता है, जैसे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था और सामाजिक अर्थव्यवस्था। अर्थात जो उदारवादी अर्थव्यवस्था है उसमें पूंजीवादी का होना आवश्यक नहीं है। चौथा प्रश्न है, समाजवाद का अर्थ एवं विशेषताएं बताइए। समाजवाद एक ऐसी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें समाज के संसाधनों का सामूहिक स्वामित्व होता है। अर्थात जो समाज के संसाधन है, मान लीजिए आपका स्कूल है, उसमें सामूहिक स्वामित्व होता है। अर्थात उसमें जो पढ़ने वाले, उसके आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं, सबका उस पर समान अधिकार होता है। सबको जो है फ्री में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। अगला क्या है, आर्थिक और सामाजिक समानता। सरकार की भूमिका और आर्थिक और सामाजिक मामलों में निजी संपत्ति का अभाव इसमें होता है और समाजवादी नीतियों का क्रियान्वयन समाजवाद में होता है। समाजवाद की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता है सामूहिक स्वामित्व इसमें होता है। आर्थिक और सामाजिक समानता देखने को मिलती है। सरकार की भूमिका है, निजी संपत्ति का अभाव है, समाजवादी नीतियों का क्रियान्वयन हमें देखने को मिलता है। पांचवा प्रश्न है, विकासशील देशों में राज्य की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। विकासशील देशों में राज्य की भूमिका जो है वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। राज्य की भूमिका निम्नलिखित है, कौन कौन सी? सबसे पहली, यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। दूसरी, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। तीसरी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करता है। बुनियादी ढांचे का विकास करता है। विदेशी निवेश को आकर्षित करता है और राजनीतिक स्थिरता को यह बनाए रखता
है। छठा प्रश्न आपका है, ब्रिटिश संसद की शक्तियां एवं भूमिका की विवेचना कीजिए। ब्रिटिश संसद जो है देश की सर्वोच्च विधायिका है, जिसमें 3 घटक हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और महारानी। ये 3 घटक जो है ब्रिटिश संसद में हमें देखने को मिलते हैं। संसद की शक्तियां जो है इसमें क्या क्या है, कानून बनाना, सरकार के कार्यों पर नियंत्रण रखना, बजट पारित करना, सरकार के मंत्रियों को जवाबदेह ठहराना, राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करना। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न आपका है, यूएसए के संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यूएसए का संविधान जो है वह दुनिया का सबसे पुराने और सबसे प्रभावशाली संविधान में से एक है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता है यहाँ पर संघीय व्यवस्था लागू है, विभाजित सरकार है, यहाँ मौलिक अधिकार हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, राज्यों की स्वतंत्रता है, कांग्रेस और शक्तियाँ जो हैं जिम्मेदारियाँ, कांग्रेस की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ इसमें होती हैं जो कि संविधान में बताई गई हैं। 8वां प्रश्न है आपका, चीन की राजनीतिक व्यवस्था पर कन्फ्यूशियसवाद के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। चीन के राजनीतिक व्यवस्था पर कन्फ्यूशियसवाद का गहरा प्रभाव है। कन्फ्यूशियसवाद एक दर्शन है जो समाज में सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देता है। इसके मूल सिद्धांतों की बात करें तो सबसे पहला मूल सिद्धांत है समाज में सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखता है। अधिकारों और कर्तव्यों का यह संतुलन रखता है, अर्थात जिस प्रकार अधिकार लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, लोगों को कर्तव्यों का पालन भी उसी अनुसार करना चाहिए। नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। शिक्षा और संस्कृति का महत्व होता है। राजा और प्रजा के बीच जो है संबंध को यह बनाए रखता है। चीन के राजनीतिक व्यवस्था में कन्फ्यूशियसवाद के प्रभाव जो हैं उनकी कौन कौन से हैं। पहला है राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना, दूसरा सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, तीसरा नैतिक मूल्यों का पालन करना, चौथा शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देना, पांचवा राज्य और समाज के बीच संबंधों को मजबूत करना। 9वां और आपका आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन का, स्विट्जरलैंड के प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक व्यवस्था जो है वह विश्व में सबसे अनोखी है, प्रभावी व्यवस्थाओं में से एक है, क्योंकि यहाँ पर सीधे जनमत संग्रह के द्वारा विभिन्न कानून बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं। यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमें देखने को मिलता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे किसी भी कानून को बनाने, किसी प्रकार के निर्णय लेने में सहभागी होती है, और ऐसा वहीं संभव है जहाँ पर जनता कम हो, अर्थात जनसंख्या कम हो। स्विट्जरलैंड एक छोटी जगह है जहाँ पर बहुत कम लोग हैं और वहाँ पर जनमत संग्रह करना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होना संभव है, और यह एक अनोखी प्रशासनिक व्यवस्था है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर संघीय व्यवस्था है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन है, सीधे लोकतंत्र की व्यवस्था है, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका है, बहुदलीय प्रणाली है, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, विदेशी नीति में तटस्थता रखना है। स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक व्यवस्था की अनोखी विशेषता है इसकी सीधे लोकतंत्र की व्यवस्था, जिसमें नागरिकों को सीधे सरकार के निर्णयों में भाग लेने का अधिकार है। यह आपका क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्यूशन हो गया। आपको क्या बताया गया है तैयारी के लिए अंतिम समय में, सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर जो कराए जा रहे हैं उसको देखिए, उसके बाद आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो एक वीडियो लेक्चर आएगी वह आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली जो वीडियो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट वह आपको मिलती रहे। और यह जो है टेलीग्राम चैनल, इस पर आपको मिलेगा ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। कहाँ पर? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको क्या करना है, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और आप वहाँ से लेकर रिवीजन अच्छे से करते रहिए। बाकी जो चैप्टर वाइज नोट्स कराए गए हैं, चैप्टर वाइज क्लासेस, उसके नोट्स आपको अगर चाहिए तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने नहीं बनाए हो तो आप बस मैसेज करिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर आपको बेहतरीन नोट्स मिलेंगे, जिससे आप पूरे सिलेबस का रिवीजन मात्र 2 घंटे में कर पाएंगे। मात्र 25 रुपये में एक पेपर का है, दोनों पेपर के लिए आप 50 रुपीज़ पेमेंट कर दीजिए, ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं, अगर आप भी जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइए। बाकी चैनल पर बने रहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेक्चर्स वीडियोज़ आपके लिए आने वाली हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।